नमस्कार। आज का हमारा विषय एम्प्लॉयज़ कॉर्नर से रिलेटेड है, जो अभी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल कैश पैकेज एलटीसी से संबंधित ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। उसमें बहुत सारे क्वेरीज डिपार्टमेंट को रिसीव हुए होंगे। उन क्वेरीज का रिप्लाई के फॉर्मेट में आज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस क्वेरीज पे कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उन्हीं क्लैरिफिकेशंस को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलते हैं उस ऑफिस मेमोरेंडम की तरफ। यह हमारा ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि आज की डेट में 20 अक्टूबर की डेट में निकला है। और ये अभी इसके जो पॉइंट्स हैं, इसमें अंदर तो यही बात लिखी है कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई थी, और चूंकि ब्लॉक ईयर एलटीसी का 2018 और 21 कंसिडर्ड है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट पेज पे इसी में अटैचमेंट है। तो हम उस पर चलते हैं और उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली क्वेरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि इसमें यह था कि अगर हमें एलटीसी या जो हमारी अर्न लीव वाला पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट में क्या एम्प्लॉय को लीव लेनी पड़ेगी, क्या उन्हें कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा एलटीसी के अगेंस्ट, तभी वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसका रिप्लाई में उन्होंने बताया है कि नहीं, ना तो एम्प्लॉय को लीव लेने की ज़रूरत है, ना ही उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत है इस स्कीम में, इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। फिर सेकंड क्वेरी ये है कि अगर एलटीसी जो थी, जिस भी ब्लॉक पीरियड के लिए थी, उस पीरियड में अगर उसका पार्शियली यूज किया जा चुका है या सम ऑफ द मेंबर्स के द्वारा यूज किया जा चुका है, तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा कि नहीं। तो उसका जवाब ये है कि जो भी 12 अक्टूबर 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम यानी ब्लॉक ईयर जो 2018 टू 21 वाला ब्लॉक ईयर की एलटीसी थी, वो अगर अनयूटिलाइज्ड है, उसका फेयर लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ब्लॉक ईयर, तभी उसका बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं, थर्ड नंबर की। थर्ड क्वेरी है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने लीव एनकैशमेंट जो है एलटीसी के लिए, उसका यूज कर लिया है, उसकी लिमिट को कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है, यूज कर लिया है, तो क्या उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो उसके रिप्लाई में ये कहना है कि अगर एम्प्लॉय ने लीव जो भी अगेंस्ट एलटीसी जो लीव यूज करते थे, अगर वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको सिर्फ एलटीसी फेयर के अगेंस्ट इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, मगर जो एक्सपेंडिचर वो करेंगे वो उसी रेशो में होना चाहिए जो हमारे पुराने ऑफिस ऑर्डर में था। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर बात ये थी कि दोनों को साथ में लेना होगा। तो यहाँ पर ऐसा इशू, यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, इन केस अगर लीव एनकैशमेंट यूज हो चुकी हैं तो फिर एलटीसी फेयर के अगेंस्ट उनको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर की क्वेरी पे। फोर्थ में है कि अगर आप इसको देखेंगे अगर, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि चूंकि हमारे ऑफिस मेमोरेंडम जो अर्लियर आया था उसमें ये था कि लीव एनकैशमेंट का टोटल कंप्लीट 100% और जो डीम्ड फेयर है उसका 50% जो है एडवांस की तरह एम्प्लॉय ले सकते हैं। और लेकिन इन केस अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता है एम्प्लॉय, या उससे कम यूटिलाइजेशन करता है जितना उन्होंने एडवांस लिया है, तो फिर डीडीओज जो है उसके लिए वही रूल फॉलो करेंगे जो एलटीसी एडवांस के केस में करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि अगर एम्प्लॉय जो है एडवांस अमाउंट जो उन्होंने लिया है उतना ही खर्च करें और फिर क्लेम कर दें, तो फिर क्या इस केस में कैसे किस तरह से क्लेम सेटल होगा। तो उसके रिप्लाई में उनका ये कहना है कि जो भी रिम्बर्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा, अगर वो उनके द्वारा एडवांस जो ड्रॉ किया गया है उससे कम है, तो इसको अंडर यूटिलाइजेशन माना जाएगा। और जो भी क्लेम का कैलकुलेशन होता है और अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचता है तो फिर वो एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर की क्वेरी ये है कि जो नए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने ज्वाइन किया होगा अपना विभाग, और वो एंटाइटल्ड रहते हैं 3 होम टाउन और 1 एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। तो 4 साल के जो पीरियड में वो 3 होम टाउन और 1 कहीं भी जाने के लिए एलिजिबल रहते, तो वो केस यहाँ पे कैसे हैंडल होगा। तो उसके जवाब में उनका कहना है कि वो किसी भी एनी वन ऑफ द एलटीसी, उस ब्लॉक ईयर में वो किसी भी एलटीसी को इसके करस्पॉन्डिंग यूज कर सकते हैं।
सिक्स्थ नंबर की क्वेरी ये है कि जो हमारे एलटीसी प्रोविजन उसमें एक स्पेशल जो क्लॉज है वो ये है कि एम्प्लॉय की चाहे कोई भी एलिजिबिलिटी हो, वो किसी भी ग्रेड में हो, लेकिन वो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट हमारे यानी उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य वहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं तो वो एयर फेयर से कर सकते हैं, एयर के द्वारा ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे केसेस के करस्पॉन्डिंग फिर क्या होगा, तो उसमें उनका ये कहना है कि डीम्ड फेयर जो भी है उसका कैलकुलेशन नॉर्मल एलिजिबिलिटी पे होगा। ये स्पेशल केस की अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा या जम्मू कश्मीर वाला है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। उनकी जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है वही इस केस में काउंट होगी। सेवेंथ काफ़ी यूज़फुल है कि अगर एक ही सिंगल बिल हमें किसी भी, चाहे हमने कोई गुड्स खरीदा हो, चाहे हमने कोई सर्विस ली हो, उसमें एक ही बिल लगाना पड़ेगा या मल्टीपल मल्टीपल बिल यानी एक से ज़्यादा बिल भी हम लगा सकते हैं। तो उनका जवाब है कि मल्टीपल बिल हम लगा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ऑफिस मेमोरेंडम जब से जारी हुआ है उस डेट से और हमारे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक के बीच का वो बिल होने चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट पहले भी हमने क्लियर किया था कि जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा का ही होगा। तीसरा इसमें कि पेमेंट जो है वो डिजिटल मोड में ही होनी चाहिए, कैश या अदर मेथड से नहीं मानी जाएगी। एट्थ क्वेरी भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, कोई प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर हमको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो उसका जवाब यह है कि कोई भी स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन, जो भी एम्प्लॉय इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको एक सिंपल एप्लीकेशन जो है वो अपने एचओडी को देना पड़ेगा। और अगर उसमें लिखा हुआ है अगर आप एडवांस चाहते हैं तो फिर वो पर्पस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। कुल मिलाकर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन हमको देनी पड़ेगी। नाइन्थ क्वेरी ये है कि कोई स्पेशल कोई आइटम्स की लिस्ट है क्या जो क्वालिफाई करता हो कि किस किस के लिए हमें रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो ये पहले भी क्लियर था, इतना डाउट वाली बात ही नहीं कि कोई भी आप सामान खरीदें, कोई भी आप सर्विस लें, उसकी शर्त यही है कि उस पर जीएसटी जो है 12%, 12% या उससे ज़्यादा हो तो वो इस स्कीम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, आप उस सर्विस या गुड को ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी इनवॉइस है यानी जो बिल है उस पे जीएसटी डिटेल होनी ही होनी चाहिए और डिजिटल मोड की पेमेंट होनी चाहिए। फिर एक क्वेरी ये है कि मान लीजिए 10th नंबर पे पूछ रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसके परिवार में 4 मेंबर्स हैं जो कि एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं, मगर अगर वो चाहते हैं कि 4 से कम लोगों के लिए वो इस फैसिलिटी को लें तो फिर क्या सिस्टम रहेगा। तो उसके जवाब में उनका ये कहना है कि फिर ये पार्शियल स्कीम मतलब पार्शियल वाली स्कीम में चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जिन जिन मेंबर्स के लिए आपने ये स्कीम का बेनिफिट लेते हुए जिन मेंबर्स को मेंशन नहीं किया है जिनके करस्पॉन्डिंग, वो लोग बाद में फिर एलटीसी में उसका बेनिफिट ले सकते हैं एज पर एलटीसी जो रूल्स होंगे उसके अनुसार। फिर उनका नेक्स्ट क्वेरी ये है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने जो सर्विस ली या गुड खरीदा वो 31 मार्च को 2021 को या उससे पहले तो ले लिया, मगर जो प्रोडक्ट या सर्विस उनको रिसीव होनी थी वो नेक्स्ट मंथ हुई यानी अप्रैल 2021 में हुई, तो फिर क्या होगा। तो उसमें उनका कहना यह है कि उन्हें मतलब है बिल से जिसमें जीएसटी और अदर डिटेल्स मेंशन्ड हो वो हमारे विद इन डिफाइंड फ्रेम होनी चाहिए। पर जहां तक कोशिश हो ये करनी चाहिए कि आपकी जो भी चीज़ है वो सारी 31 मार्च 2021 के पहले हो जाए, इवन क्लेम आपका सेटल भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी तरह का लैप्स या इशू ना क्रिएट हो। 12th क्वेरी हमारे बहुत काम की है कि क्वेश्चन ये है कि जो डिजिटल पेमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं अगर वो आप क्रेडिट कार्ड अपना ना यूज़ करके अगर अपने स्पाउस का करें या अपने किसी फैमिली मेम्बर का करें तो क्या ये एक्सेप्टेबल है। तो उसके जवाब में ये है कि इनवॉइस जो जनरेट हो रही है वो एम्प्लॉय के नाम पर ही होनी चाहिए, बस इसका यही है। तो जो आपका बिल जनरेट हो रहा है उसमें एम्प्लॉय का नाम होना अति आवश्यक है। फिर एक थर्ड क्वेश्चन क्वेरी है 13th नंबर पे कि क्या ये सर्विस किसी को घर में इंटीरियर डेकोरेशन कराना है या कोई फ़ोन बिल्स पे जो हमारा लगता है बिल उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके जवाब में सीधा सा जवाब है अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फ़ोन बिल हो, इंटीरियर डेकोरेशन या कोई XYZ हो, अगर जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा है तो फिर ये सब कुछ परमिट है। ठीक है।
फिर 14 नंबर की क्वेरी भी ठीक है, उन्होंने बोला कि कितने ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट है क्या जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी जो कितने अपनी पेमेंट का ट्रांजैक्शन या सर्विस का, उसकी कोई लिमिट है क्या? तो उन्होंने कहा है कि उसको जहां तक संभव हो उसको कम से कम रखें, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो और पेमेंट सेटलमेंट में किसी तरह का डिले ना हो। अदरवाइज एज सच कोई लिमिट की बात तो नहीं है। फिर 15th नंबर का क्वेरी भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी जो ऑनलाइन एप्स या वेबसाइट्स की है हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट, उससे अगर खरीदते हैं सामान तो क्या हम एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए? तो उसमें भी उनका जवाब यस है। हम इस सारी चीज़ों का ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर हमारी इनवॉइस डिटेल हमको सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस तरह के 15 क्वेरीज के जवाब डिपार्टमेंट से आए हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे मन में भी आ रहे थे, वो हमारे क्लियर हो गए होंगे। तो संभवतः ये आपको वीडियो कुछ काम का लगा होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।